वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम MPDLED के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट योगा एजुकेशन की क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव में आए हैं पिछले 5 वर्षों में। चूँकि यह पेपर खुद ही 25 नंबर का होता है, तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वही भी सिर्फ 5 नंबर के ही आते हैं। तो इसमें आपको कम ही ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे, लेकिन जितने देखने को मिलेंगे उनमें से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देख लेना, यहीं से रिपीट होती हैं, क्योंकि कई बार एजुकेटेड क्वेश्चन ज्यों का त्यों पूछ लिया जाता है और आपको सीधा सीधा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक भी यहाँ से मिल जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, सूर्य नमस्कार का संबंध। सूर्य नमस्कार इज रिलेटेड टू ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग या भक्ति योग। तो जो सूर्य नमस्कार है इसे हठ योग में रखा गया है, इसको आपको सीधा सीधा याद रखना है। हठ योग में क्या रखा गया है? सूर्य नमस्कार को रखा गया है। इसके बाद पूछ रहा है कि महर्षि पतंजलि के अनुसार यम क्या होते हैं। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार जो यम है वह है शैलीवैसी या कैलीवैसी, जिसे हम ब्रह्मचर्य बोलते हैं। इसके अलावा शौच, संतोष, स्वाध्याय इसमें नहीं आएंगे। इनको आपको सीधा सीधा ही याद रखना होगा। महर्षि पतंजलि के अनुसार यम क्या है? तो ब्रह्मचर्य है। अब ये क्वेश्चन कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्या है कि आजकल लोग अपने धर्म ग्रंथों से दूर हटते जा रहे हैं, तो उन्हें यही पता नहीं होता कि गीता में कितने अध्याय होते हैं। तो आप याद रखना, गीता में 18 अध्याय हैं। तो गीता में कितने श्लोक हैं आप मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, गीता में 18 अध्याय होते हैं, आपको यह याद रखना है यदि आपको याद नहीं है तो। इसके बाद आता है शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात कौन करता है। तो शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसमें जो पोषक तत्वों को ले जाने का काम क्या करेगा? तंत्रिका तंत्र। देखिए, तंत्रिका तंत्र तो सोचने का कार्य करता है, यानी ये तो मस्तिष्क से रिलेटेड है, पोषक तत्व तो नहीं ले जाएगा। इसके बाद परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र जो है रक्त से संबंध रखता है। देखते हैं और हम क्या इसका यही आंसर है? हाँ, क्योंकि रक्त के जरिए ही जो है हमारे पोषक तत्व हैं वह हमारी बॉडी में फैलते हैं। तो इसका आंसर जो होगा क्या? परिसंचरण तंत्र। शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात कौन करेगा? तो परिसंचरण तंत्र करेगा। योगा एजुकेशन के हिसाब से आपको यही आंसर लगाना है, ज़्यादा गहराई में सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है तीसरी आँख क्या कहलाती है। तो कौन सी ग्रंथि को हम तीसरी आँख कहते हैं? तो याद रखना, जो हमारे मस्तिष्क के बीचों बीच ग्रंथि या ग्लैंड होती है वह होती है पीनियल ग्लैंड। लोग इसमें पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्लैंड में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज मत होना। पीनियल ग्लैंड को हम तीसरी आँख कहते हैं, जो मस्तिष्क के बीच में होती है, मटर के दाने के आकार की होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, इसको भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में पूछ रहा है। तो ये तो सबको याद होता है लगभग, क्योंकि आपको स्कूल में भी इस समय बुलाया जाता होगा। ये स्कूल टाइम में आपको या कॉलेज में भी बुलाया जाता होगा 21 जून को योग कर सूर्य नमस्कार आदि परफॉर्म करने के लिए। या इंटरनेशनल रूप पर भारत का जो योग है वह फैल चुका है और 21 जून से को ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है। अब आप मुझे बताइए, राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है और यह किस महापुरुष से संबंधित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हो सकता है इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन ही मिल जाए, केवल्य धाम की स्थापना कब हुई थी। तो अब आपसे केवल्य धाम की स्थापना पूछेगा, आपको सीधा याद रखना है 1924 में केवल्य धाम की स्थापना हुई थी। केवल्य धाम की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। अब पूछ रहा है ध्यान में बाधक तत्व क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा जो है लॉजिक लगाएंगे, तर्क करेंगे तो हो जाए। ध्यान में क्या बाधक हो सकता है? साहस। साहस एक अच्छी चीज़ है, या बाधक कैसे हो सकती है? तो इसको तो ऑप्शन नहीं लगाएं। धैर्य भी अच्छी चीज़ है, यह तो सबसे ज़रूरी है ध्यान के लिए, तो यह भी ऑप्शन नहीं लगता। आलस। उत्साह। उत्साह भी अच्छी चीज़ है, यदि आप उत्सुक हैं ध्यान करने के लिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे ध्यान करने का और आप सफलता के चांस भी ज़्यादा हो जाए। लेकिन यदि आप आलसी हैं, यानी आप में यदि आलस है, तो आप फिर ध्यान नहीं कर सकते। आलस है तो आप पढ़ भी नहीं सकते। आप ऐसे भी समझ सकते हो आलस है तो आप कुछ भी चीज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको तो आलस आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिसंचरण तंत्र के अंग पूछ रहा है। तो जो परिसंचरण तंत्र हमारा होता है, इसका मेन अंग हृदय हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्लड का जितना भी पंप वगैरह होता है वह तो ब्लड ही करता है। ब्लड ही तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को छानकर उसमें ऑक्सीजन मिलाता है और उसको शुद्ध रक्त बनाता है। यानी अशुद्ध और शुद्ध रक्त को पंप करने का कार्य कौन करेगा? हृदय करेगा। तो परिसंचरण तंत्र का सीधा सीधा अंग हृदय हुआ ना। इसके अलावा अंग जो अग्नाशय या पैंक्रियाज है, यह तो एक ग्लैंड है जिसे विसर्जित ग्लैंड भी कहा जाता है। अग्नाशय जो है हमारे
खाने में लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन जैसी जो है एंजाइम्स को मिलाने का काम करती है। इसके अलावा भी यह बहुत इम्पोर्टेंट होती है। खोपड़ी, स्कल, यह हमारी जो मस्तिष्क को जो है प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। और पसलियाँ हमारे जो हृदय हुआ या फेफड़े हुए, इनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो पसलियाँ हैं, इनकी वजह से ही हमारे जो जैसे फेफड़े और हृदय है जैसे नाजुक अंग हैं, इन पर भी चोट भी लगती है तो हम बच जाते हैं, क्योंकि आगे हमारी पसलियाँ अड़ जाती हैं। तो इस प्रकार से इसका सीधा आंसर हृदय है, जो कि परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। इसमें रक्त भी होता है, तो मतलब रक्त का ही तो मेन काम है। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। आगे आते हैं, मानव शरीर में पेशियों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि मानव शरीर में कुल कितनी जो है पेशियाँ या मसल्स होती हैं। यहाँ पर हड्डियों में कन्फ्यूज मत होना, मसल्स मांसपेशियों की बात कर रहा है। मानव शरीर में जो है मांसपेशियों की जो संख्या है वह 600 मानी गई है। 600 हड्डियों की कितनी मानी गई है? 206 हड्डियाँ, 206 और मांसपेशियाँ 600। इसके अलावा मैंने एक नोट भी लिखा है कि सामान्यतः मानव शरीर में 639 पेशियाँ होती हैं, इसलिए दिए गए विकल्पों में 600 सबसे सटीक आंसर है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यह अपन योगा के हिसाब से पढ़ रहे हैं, और जो यदि हम बायोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो आपको 639 मांसपेशियाँ देखने को मिलेंगी, और इसमें भी जो सटीक आंसर है वह 600 ही है। किस प्राणायाम में नाक के स्थान पर मुंह से श्वास ली जाती है? तो आप इसमें खुद से समझ सकते हैं। नाक के स्थान पर मुंह से सांस लेने की बात करें, कि भ्रामरी में हम जो इस प्रकार का साउंड निकालते हैं, उसमें तो नाक से ही जो है सांस जाती है। और इसका जो आंसर है वह है शीतकारी। शीतकारी एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें हम नाक के स्थान पर मुंह से सांस लेते हैं। तो इसको याद रखना है आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब पूछा योग का प्रभाव क्या पड़ता है? योग का प्रभाव किस चीज़ पर पड़ेगा? तो ये तो यदि आप तर्क करेंगे तो समझ जाएंगे। श्वसन तंत्र भी सुधारेगा, त्वचा पर भी करेगा, और रक्त संचार को भी बढ़ाएगा। तो इसमें क्या, योग तो बॉडी के हर ऑर्गन के लिए असरदार है। अलग अलग प्रकार के योग हैं, आप भी समझ रहे हैं। प्राणायाम जिन्हें बोलेंगे, अलग अलग तरीके के, हर तरीके के बॉडी पार्ट के लिए। तो यहाँ पर क्या है, सभी चीज़ों को सुधार करता है योग। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? देखिए, क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था। पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि, और पीनियल ग्लैंड को कहते हैं तीसरी आँख। ये कंफ्यूज नहीं होना इनमें कंफ्यूज हुए तो नंबर गया समझो, इधर का उधर नहीं करना है इनको। तीसरी आँख पीनियल, और पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। इसके बाद आगे चलते हैं। योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के इस शब्द से हुई है, यानी कौन से शब्द से योग मिलकर बना है? तो देखिए, जो योग बना है वह बना है युज शब्द से। संस्कृत भाषा की युज धातु से योग शब्द को बनाया गया है, यह भी आपको सीधा सीधा याद रखना है। इसके बाद आया है अष्टांग योग के प्रतिपादक। परामेर, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट नहीं है इसके प्रतिपादक। महर्षि पतंजलि को आपने जानते होंगे। आजकल बाबा रामदेव पतंजलि करके कंपनी चलाते हैं, और बाबा रामदेव का जो है सीधे सीधे संबंध किससे, योग से है, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो। अष्टांग योग किसने दिया? तो महर्षि पतंजलि देके गए थे। आप मुझे इनकी बुक का नाम बता सकते हैं क्या? कमेंट में करके बताइए, ठीक है। महर्षि पतंजलि की बुक कौन सी है वो बताइए आप। योग के प्रकार बताइए, योग के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो तीनों प्रकार योग के हैं। और यह तो आपका जो है जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ या 4 नंबर के क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है, तो आप याद रखिए। योग के प्रकारों में आप भक्ति योग भी मान सकते हो, और इसमें नाम से जैसा स्पष्ट है ना वैसा ही लिख देना, यानी कि भक्ति के जरिए ध्यान लगाना आदि वगैरह। कर्म योग भी मान सकते हो, कर्म योग में कर्म के हिसाब से आप जो है कंसेप्ट बना कर लिख सकते हो। और ज्ञान योग में ज्ञान के हिसाब से लगाना। तो भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों प्रकार क्या हैं? योग के प्रकार हैं। यदि बड़ा क्वेश्चन भी आता है तो इसको आप कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं, योग के अंग पूछ रहा है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? अष्टांग योग पढ़ा था ना। अष्टांग योग को जब आप संधि विच्छेद करोगे तो अष्ट प्लस अंग, यानी कि 8 अंग होते हैं योग के। अष्ट प्लस अंग, इसको अष्टांग योग से आया। अष्टांग योग किसने दिया? महर्षि पतंजलि ने दिया। योग के अंग कितने होंगे? 8 होंगे, ठीक है। योग के प्रकार कितने होंगे? तो भक्ति, कर्म और ज्ञान 3 प्रकार योग के होंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं भगवत गीता किसने रची है। यहाँ पर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, धर्म ग्रंथों पर कोई ध्यान नहीं देता। सबको मोबाइल टेक्नोलॉजी आधुनिकीकरण में जाना है, जिसके पीछे हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं।
तो भगवत गीता जो ग्रंथ है यह वेद व्यास द्वारा रचित है। इसे आपको सीधा सीधा याद रखना है। वैसे आपको याद होना चाहिए और होगा ही मुझे। और वैसे भी यदि आप इनमें ऑप्शन देखेंगे संत ज्ञानेश्वर, पतंजलि और घेरन, तो आप वैसे भी वेद व्यास ही लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? तो जो श्वसन का अभ्यास है यानी कि ब्रीथिंग, जो सांस लेने का अभ्यास है, उसे योग में क्या कहेंगे? मनन कहेंगे, आसन, प्राणायाम। तो मेरे हिसाब से तो आंसर प्राणायाम होगा। देख लो, प्राणायाम की क्या है? श्वसन अभ्यास होता है प्राणायाम, जिसमें हम सांस को अंदर बाहर लेकर जो अपना फेफड़ों का श्वास सुधारते हैं, श्वसन को सुधारते हैं, तो उसको प्राणायाम बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक तंत्रों पर योग का प्रभाव पड़ता है। श्वसन संस्थान पर, रक्त संचार और त्वचा। फिर से वही के वही क्वेश्चन घूम फिर गए। भाई साहब, योग हर अंग को सुधारता है, तो हर प्रकार के अंग पर इसका प्रभाव पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो सब के सब लगाना है आपको। योग के क्षेत्र में समावेश किसका होता है? शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य या नैतिक विकास। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में यदि आप कन्फ्यूज हो, जब उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करना है, तो आप ऐसा देखा करो कि जैसे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या वह पॉजिटिव क्वेश्चन है, यानी कि एक सकारात्मक क्वेश्चन। जैसे योग के क्षेत्र में समावेश होता है, तो यह आपसे पूछ रहा है योग में किन चीज़ों का समावेश होता है, तो एक तरीके से अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि कुछ नेगेटिव चीज़ नहीं पूछ रहा है। अब आप ऑप्शन को देखो, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, क्या यह नेगेटिव बात कर रहा है? नहीं कर रहा है, सही लगाओ। मानसिक स्वास्थ्य, क्या यह नेगेटिव बात कर रहा है? नहीं कर रहा है, सही लगाओ। नैतिक विकास, क्या यह नेगेटिव वाइब दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा है, नैतिक विकास भी अच्छी चीज़ है, तो यह भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों ऑप्शन पॉजिटिव हुए, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। तो ज़्यादातर जब ये सभी वाला ऑप्शन आता है तो तीनों के तीनों ही सही होते हैं, बाकी कुछ में नहीं भी हो सकते। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछ रहा है, तो इसे बनाया गया है बंगलुरु में, कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु में जो है स्वामी विवेकानंद का योग अनुसंधान संस्थान स्थित है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा याद रखना है। अब पूछा आपसे ध्यान के लाभ क्या हो सकते हैं, तो अब देखो ध्यान के लाभ क्या है। एक पॉजिटिव वाइब दे रहा है, यानी कि लाभ पूछ रहा है ना, तो क्या ध्यान से फिर लाभ में चिंता आएगी? कैसे आ सकती है? अवसाद यानी डिस्प्रेशन, डिप्रेशन जिसे बोलते हैं, डिस्प्रेशन वह नींद में आता है। डिप्रेशन जिसे बोलते हैं, क्या अवसाद आएगा? नहीं आएगा। तनाव यानी स्ट्रेस, ये भी नेगेटिव वाइब दे रहा है। तो एकमात्र जो पॉजिटिव साउंड कर रहा है वो क्या है? मन की शांति। तो ध्यान का लाभ क्या होगा? मन की शांति। अब पूछा इसने रक्त संचार किससे नियंत्रित होगा? हृदय से, गुर्दे से, बड़ी आंत, मस्तिष्क से। अच्छा, मैं इसको पहले ही बता चुका हूँ। रक्त, जब अपन परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे थे, हृदय क्या करता है? हमारे रक्त को जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो जाता है, यानी जो हम सांस अंदर ले लेते हैं उसके जरिए। इसके बाद जब वह ब्लड में जो ऑक्सीजन घुल जाती है, तो फिर उसमें क्या बचता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसको बोलते हैं अशुद्ध रक्त। अब इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? हृदय ही करता है। इसको दोबारा से पंप करता है और जो हम सांस अंदर ले रहे हैं उससे जो ऑक्सीजन गई उसको रक्त में घोल देता है, जिससे रक्त फिर से क्या हो जाता है? शुद्ध और ताज़ा हो जाता है। और फिर से हमारी सभी कोशिकाओं में परिसंचरण तंत्र की मात्रा, क्योंकि रक्त हमारे शरीर के प्रत्येक अंग छोटे छोटे हिस्से में भी फैला है, इसके जरिए सारी कोशिकाओं को फिर क्या होता है? ऑक्सीजन रक्त से ऑक्सीजन पहुँचती है और उनको एनर्जी मिलती है। बाकी ये सब क्या है? बायोलॉजी का कंसेप्ट है, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होंगे उन्हें गहराई से याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया कि योग का प्रभाव, चाहिए नहीं, हाँ चाहिए, भी रिपीट हो गया। योग का प्रभाव पड़ रहा है तो किस पर पड़ता है? सभी के सभी पर पड़ता है, अभी बताया था मैंने। उपरोक्त सभी पर क्या है? योग का प्रभाव पड़ेगा। देखो ये कितनी बार रिपीट हुआ, 3-4 बार हो चुका है। अब योग के उद्देश्य पूछ रहा है आपसे। शारीरिक विकास करेगा, मानसिक विकास करेगा, दुखों का उन्मूलन। तो फिर वही बात, योग के उद्देश्य यानी कि पॉजिटिव चीज़, शारीरिक विकास पॉजिटिव, मानसिक विकास पॉजिटिव। अब दुखों का उन्मूलन लिखा है, उन्मूलन का मतलब होता है दुखों को हटाना या दूर करना। तो ये भी क्या है? दुख नेगेटिव चीज़ है, लेकिन उसको हटाने की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो इसमें क्या आंसर आएगा? सारे के सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया है कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सबको याद है 21 जून। अब आप मुझे यदि बता सकते हैं तो ये बताइए कि 21 जून को विश्व योग दिवस कौन सी ईयर से मनाया जाने लगा है? किस सन से, मतलब कब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस को 21 जून से मनाना शुरू किया गया है? और ये अभी की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। आपको हिंट देता हूँ, 5-6 साल से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तो आपको याद ही आ जाएगा कि कब से हम विश्व योग दिवस 21 जून से मनाने लगे, यानी कब से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर योग को जो है पहचान मिल चुकी है।
अब आगे बढ़ते हैं। गीता के किस अध्याय में ध्यान की पद्धति का वर्णन किया गया है? गीता का कौन सा अध्याय है जिसमें हमें ध्यान के बारे में बताया गया है? चौथे में, पाँचवें, छठे या सातवें में? तो अब इतना गहराई से तो किसी को भी नहीं पता होगा, इनफैक्ट मुझे भी पता नहीं है। तो सीधा सीधा याद रखिए, जो छठवां अध्याय है गीता का, वह हमें ध्यान की पद्धति के बारे में जानकारी देता है। छठवां अध्याय गीता का ध्यान की पद्धति के बारे में जानकारी देता है। योग का प्रभाव किस पर पड़ता है? रक्त संचार पर, त्वचा, श्वसन। देखो ये कितनी बार रिपीट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को हमेशा देखकर जाना चाहिए। तो इसलिए कम से कम 5-6 साल के तो देखकर ही जाना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो शारीरिक रचना है और उसके विभिन्न अंगों के जो संबंध है उनका अध्ययन किस में करेंगे? शरीर रचना विज्ञान, एनाटॉमी में, शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी में, या दोनों में, या किसी में नहीं? तो देखो यहाँ पर सीधी सीधी उसने बात क्या की है? रचना की। तो शरीर की रचना विज्ञान जब इसमें हिंदी में लिखा है तो आप सीधा सीधा कनेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर बात एनाटॉमी की हो रही है। और शरीर का क्रिया विज्ञान यानी कि जो फिजियोलॉजी है वह इस पर फोकस करती है कि शरीर जो है काम कैसे करता है, कैसे हमारे हाथ काम करते हैं, कैसे पैर काम करते हैं, कौन सी हड्डी कैसे घूमती है या किस प्रकार से काम करती है, तो उसको शरीर क्रिया विज्ञान में रखा गया है। जबकि ये रचना की बात कर रहा है, यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो जन्म है या जनन है या जो भी आप समझो, इसकी रचना हुई कैसी है उस पर बात कर रहा है। इसलिए इसमें क्या आएगा? एनाटॉमी, यानी कि शरीर रचना का विज्ञान। और आप बार बार लकी नहीं रहेंगे कि हो सकता है यहाँ पर शरीर रचना विज्ञान की जगह एनाटॉमी ही लिखा हो, इसलिए आपको याद ही रखना है कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? शरीर रचना का विज्ञान। और फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? शरीर क्रिया का विज्ञान। तो इसको ऐसे याद रखना, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से। इसको हिंदी में देख कर मत सोचना कि ये तो आएंगे तो मैं कर ही दूंगा। इतने लकी नहीं रहोगे आप, हो सकता है सीधा हिंदी में भी एनाटॉमी ही लिखा आ गया, तो फिर क्या करोगे यदि आपको याद नहीं आया तो? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे नहीं बढ़ना है, हमारे जो है 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि 5-5 क्वेश्चन है, तो 6 सालों के 5 छक्का 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 5 ही 5 आते हैं, तो ज़्यादा आते नहीं, तो मैं 100 करा नहीं सकता। अब 100 कराने के लिए मुझे अपने हिसाब से डालने पड़ेंगे, और अभी मेरी इतनी पहचान बनी नहीं है आप लोगों के सामने कि मैं अपने हिसाब से कुछ इसमें एमसीक्यू डाल सकूँ। इसलिए जो प्रीवियस ईयर है मैं उन्हीं पर फोकस करता हूँ। चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।